वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 47 है और ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। ठीक है, इस वाली सीरीज में हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जो समाप्त हो जाएगा 1-2 दिन में, और ये उससे हटके अलग टेस्ट है। बाकी प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 47 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका उत्तर राजस्थान नहीं है, इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य प्रदेश राज्य को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो सी करेक्ट है। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। स्थानीय प्रशासन में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना। और एक प्रश्न ये है, यद्यपि राजस्थान भारत का वो पहला राज्य था जिसने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पंचायती राज संस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, जो कि हमेशा से पूछा जाता रहा है, तो राजस्थान उत्तर है। और पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला, तो उसका उत्तर मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की मुद्रा कहा जाता है? जनमत, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, संसद की कार्यप्रणाली। लोकतंत्र की मुद्रा कहा जाता है जनपद को। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन, जनमत। ठीक है, देखिए, जनमत को यानी पब्लिक ओपिनियन को लोकतंत्र की मुद्रा कहा जाता है, तो डी करेक्ट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिनों दिन सार्वजनिक चर्चा और जनमत निर्माण के प्राथमिक आधार बनते जा रहे हैं। यह ऐसा माध्यम है जहां लोग दैनिक जीवन के विषयों से लेकर राष्ट्र महत्व के मुद्दों तक बहस और संवाद करने में सक्षम है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? राजा चेयल्लैया, शिवरामन, नरसिम्हा भंडारी समिति। इसका आंसर नरसिम्हा समिति नहीं है, राजा चेयल्लैया समिति नहीं है, इसका आंसर है शिवरामन समिति। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982 को, तो बी करेक्ट हो गया। और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन चक्रीय प्रवास का प्रकार नहीं है, पूछ रहा है। पुनर्वास, श्रृंखला प्रवासन, मौसमी प्रवासन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर ये तीनों प्रकार होंगे तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि वो नहीं पूछ रहा चक्रीय प्रवास का प्रकार कौन सा नहीं है। तो चक्रीय प्रवास में पुनर्वास आता है, श्रृंखला प्रवासन आता है, मौसमी प्रवासन आता है। तीनों के तीनों ये चक्रीय प्रवासन के प्रकार हैं। तो आंसर अपने को क्या देना पड़ेगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये है, वो नहीं पूछ रहा है। प्रवासन के पैटर्न के आधार। क्रमिक प्रवासन से तात्पर्य छोटी वस्तु और छोटे पैमाने के प्रवासन से शुरू होकर कई वर्षों में बड़े पैमाने पर शहरी पदानुक्रम की ओर पलायन करना है, जैसा कि जंगली क्षेत्र से गांव में, फिर शहर में और बाद में उपनगरों में, अगर उपनगर उपलब्ध है तो, फिर अंत में शहर की ओर जाना। चक्रीय प्रवासन में कम से कम एक प्रवास और पुनर्वास के साथ मूल व गंतव्य के बीच चक्रीय प्रवासन का अनुभव होता है। मौसमी प्रवास चक्रीय प्रवास का एक बहुत ही सामान्य रूप है। यह ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में जहां श्रम की मांग हो, मौसमी घटनाओं द्वारा संचालित है। पुनर्वास एक बार के उत्प्रवास को संदर्भित करता है, जिसमें व्यक्ति मेजबान क्षेत्र के बाहर प्रवास कर अपने क्षेत्र में वापस आता है।
श्रृंखला प्रवासन की बात करें तो जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास, जो बाद में लोगों को उनके गृह स्थान से इस नए स्थान पर लाता है। तो डी करेक्ट हो गए, वो तीनों के तीनों हैं। नंबर 5 पर आ जाइए। एलोरा की गुफाओं या मंदिरों का निर्माण डैश शासकों द्वारा किया गया था? पल्लव, चोल, बौद्ध, राष्ट्रकूट। किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट ने। देखिए, एलोरा की गुफाओं या मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। 34 में से 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं हैं। ये गुफाएं धार्मिक सद्भाव को प्रतिनिधित्व करती हैं, धार्मिक सद्भाव का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो उनके निर्माण की अवधि के दौरान विद्यमान थी। तो डी करेक्ट है। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था इनमें से? उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करना, मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, यूरोप में सोवियत विस्तार से बचाव के लिए, या अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। नाटो का प्राथमिक उद्देश्य था यूरोप में सोवियत विस्तार से बचाव के लिए। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का गठन 1949 में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन के रूप में किया गया था। नाटो का प्राथमिक उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान यूरोप में सोवियत विस्तार के खतरे के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना था। नाटो ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत आक्रामकता को रोकने और पश्चिमी यूरोप की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बावजूद नाटो ने विकास जारी रखा और अब यह आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और यूरो अटलांटिक क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के संरक्षण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो बी करेक्ट है। नंबर 7 है, क्लीन टेक के संबंध में विचार करेंगे। यह नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। यह स्मार्ट ग्रिड और सौर पैनल इसके उदाहरणों में शामिल हैं। स्मार्ट ग्रिड और सौर पैनल इसके उदाहरणों में शामिल हैं। क्लीन टेक करेक्ट है, बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गई, सब क्लीन टेक है ये। तो क्लीन टेक जो क्लीन टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है, नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनका उद्देश्य विभिन्न उद्योगों एवं गतिविधियों से जुड़े नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, उन्हें न्यूनतम करना है। क्लीन टेक में ऊर्जा, परिवहन, कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, जल उपचार सहित विभिन्न क्षेत्रों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है। क्लीन टेक का प्राथमिक लक्ष्य है आर्थिक विकास और मानव कल्याण को बनाए रखते हुए स्थिरता, संसाधन दक्षता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। क्लीन टेक के एग्जाम्पल देखें तो सौर पैनल, जो सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। विंड टरबाइन, जो हवा से विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैव ईंधन हो गया, जो पौधों या अपशिष्ट पदार्थों से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, जो बैटरी या हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलते हैं। स्मार्ट ग्रिड, जो बिजली के वितरण और उपभोग को इष्टतम करते हैं। एलईडी लाइट हो गई, जो पारंपरिक बल्बों की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करती हैं और लंबे समय तक काम करती हैं और अधिक रोशनी भी देती हैं। नंबर 8 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट एक गलत होगा? इस योजना के लिए धन राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है। लक्षित लाभार्थी की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना द्वारा की जाती है। प्रति परिवार 10 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं तक कैशलेस और पेपरलेस पहुंच है। क्या धन राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है या पूरा केंद्र सरकार ही देती है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत धन राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है। ठीक है, कहीं 60-40 है, कहीं 90-10 है। मतलब 90% जो जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य है, 90% केंद्र सरकार देगी, बाकी 10% राज्य सरकार को करना होगा। लक्षित लाभार्थी की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना द्वारा की जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं तक कैशलेस और पेपरलेस पहुंच है। प्रति परिवार 10 लाख नहीं बल्कि 5 लाख रुपए की राशि, बीमा राशि प्रदान की जाती है। हाँ, सी वाला स्टेटमेंट गलत है, यही आंसर होगा।
तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा या आवासन योजना है जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया और यह द्वितीयक देखभाल जिसमें विशेषज्ञ शामिल नहीं है के साथ साथ तृतीयक देखभाल जिसमें विशेषज्ञ शामिल हैं के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है, ना कि 10 लाख रुपए। ठीक है, तो विकल्प सी आंसर हो जाएगा अपना, क्योंकि वही इनकरेक्ट है। देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी को सेवा हेतु यानी अस्पताल में कैशलेस और पेपरलेस सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी है, दवा है, दैनिक उपचार है, दवा की लागत व निदान शामिल है और इस योजना का वित्त पोषण साझा रूप से किया जाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में केंद्र और विधायिका के बीच 60-40 का, पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 90-10 एवं विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्त पोषण। जहां विधायिका है नहीं तो पूरा का पूरा सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में संगठित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हिंदी निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, भारोपीय, इंडो आर्यन। हिंदी है भारोपीय भाषा समूह से, बी है इसका आंसर। देखिए, हिंदी भारोपीय भाषा समूह का हिस्सा है। भारोपीय और चीन तिब्बती भाषा समूह विश्व के में सबसे बड़े 2 भाषा समूह हैं। कुछ भारतीय भाषाएं जैसे कि असमिया हो गई, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाओं की बात करें तो फारसी। कई यूरोपीय भाषाओं की बात करें जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इतावली और स्पेनिश इस समूह से संबंधित है। इस महाद्वीप में उपयोग की जाने वाली अन्य भाषाएं विभिन्न समूह से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर में बोली जाने वाली भाषाएं तिब्बती बर्मा समूह से संबंधित हैं। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ समूह से संबंधित है। और झारखंड तथा मध्य भारत में कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित है। इसको याद रखिएगा, कुछ भी कहीं से ही पूछ सकता है। इससे पहले हमने प्रश्न बनाया था तो उसमें मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की बात करा था, तो वो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित थी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमालयन ब्राउन बियर की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है? यूपीएससी सिविल सेवा में ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। वे शहद के बहुत शौकीन होते हैं, हिमालयन ब्राउन बियर, और इसके लिए उनका अन्य नाम है हनी बियर। वे प्रकृति में निशाचर हैं और IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल यानी सुभेद केवल उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। केवल वाले स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। हिमालयन ब्राउन बियर तो पाकिस्तान से लेकर भूटान तक पाया जाता है, गलत है। IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए इस पर बात हो रही है, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त। प्रकृति में निशाचर होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट सही है। शहद के शौकीन होते हैं इसलिए इनका हनी बियर नाम नहीं है। तो वे प्रकृति में निशाचर होते हैं, यही ठीक है। हिमालयन ब्राउन बियर यह ब्राउन बियर की उपप्रजाति है जो पाकिस्तान से लेकर भूटान तक पाई जाती है। तो चौथा वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, इनके मोटे फर जो प्रायः रेतीले या भूरे लाल रंग के होते हैं और ये 2.2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनका वजन होता है 250 किलोग्राम तक। ठीक है, 2 क्विंटल 50 किलो लगभग देखा जाए तो बहुत वजनी हो गया। बाकी IUCN उसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN द्वारा हिमालयन ब्राउन बियर को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया, यानी क्रिटिकल एंडेंजर्ड। ये रात्रिचर हैं यानी निशाचर हैं और इनकी घ्राण शक्ति काफ़ी तीव्र होती है, जिसे भोजन खोजने का उनका प्रमुख साधन माना जाता है। ठीक है, तो बी यहाँ पर करेक्ट हो गया, केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में चिटे लुई नदी अवस्थित है? असम में, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में। चिटे लुई रिवर ये बहती है मिजोरम में, बी। मिजोरम में चिटे लुई नदी पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व रखती है। चिटे लुई नदी लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक जलोढ़ मिट्टी में स्थित है।
और यह नदी उत्तर में आइजोल में बावंकन रेंज से निकलती है और तुइरियल नदी में मिलने से पहले 20 किलोमीटर तक बहती है, तो भी करेक्ट है। नंबर 2 पर आ जाइए। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण का, सेवा या खनन? भारत की जीडीपी में जो सबसे अधिक योगदान है वो है सेवा क्षेत्र का। देखिए, भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। इसमें आईटी सेक्टर, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र ने भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जमींदारी प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? ये काल था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए वर्ष 1793। ठीक है, 1883 दो बार कैसे हो गया? कुछ और कर देते हैं, यहाँ 1857 कर देते हैं। चलिए, तो 1793 इसका आंसर है। वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसमें वास्तविक किसानों के लिए निश्चित भू राजस्व या अधिभोग अधिकार के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से निर्धारित किया गया। और जमींदारी व्यवस्था के तहत जमींदारों के रूप में विद्यमान बिचौलियों द्वारा किसानों से भू राजस्व एकत्र किया जाता था। ज्योग्राफी का प्रश्न है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही होगा? ITCZ। देखिए, यह भूमध्य रेखा पर स्थित निम्न दाब का क्षेत्र है जहां व्यापारिक हवाएं मिलती हैं, और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हवा नीचे उतरती है, और सर्दियों में ITCZ पूर्व की ओर खिसक जाता है। कौन सा इसमें करेक्ट है? पहला ही इसमें सही है। ठीक है, तो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भूमध्य रेखा पर स्थित निम्न दबाव वाला क्षेत्र है जहां व्यापारिक हवाएं मिलती हैं, इसलिए यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हवा ऊपर की ओर उठती है। और सर्दियों के समय ITCZ दक्षिण की ओर बढ़ता है, इसलिए उत्तर पूर्व से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर हवाओं का व्युत्क्रमण होता है। इन्हें उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, तो ये करेक्ट है। हाल ही में जारी पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर है। डी है इसका आंसर। देखिए, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 पोषण संबंधी जागरूकता, सामर्थ्य और पहुंच के साथ भारत के शीर्ष राज्यों का खुलासा करता है। प्रोटीन का अधिकार अभियान द्वारा पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 जारी किया गया, जो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा भारत में जागरूकता, सामर्थ्य और पोषण की पहुंच का आकलन करने वाला एक राज्यवार सूचकांक है। पोषण जागरूकता सूचकांक का उद्देश्य प्रतिबद्धताओं, प्रथाओं, प्रबंधन के संबंध में भारत में पोषण सुरक्षा की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करना है। नंबर 16 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये तो कई बार पूछा गया है सीरीज में प्रश्न। ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्व आयरिश संविधान से प्रेरित है। ये सिद्धांत लोक कल्याण के लिए सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को लागू करने में सरकार को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। संवैधानिक प्रावधान यानी भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति तत्व शामिल हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक तत्वों के अनुप्रयोग के संबंध में उपबंध करता है, और इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। नंबर 17 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा देश सीलोन के नाम से जाना जाता था पहले? म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड? इसका आंसर है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। 1972 से पहले श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता था, और 1972 में इसे बदलकर लंका कर दिया गया। फिर 1978 में लंका को बदलकर श्रीलंका कर दिया गया,
लंका के आगे सम्मान सूचक श्री जोड़ा गया। ठीक है। बाकी भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक संबंध है। भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंधों का एक वृहद इतिहास रहा है। ठीक है। आर्थिक संबंध भी हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। रक्षा संबंध है, जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति, और नौसैनिक अभ्यास है स्लीनैक्स। बाकी समूहों में भागीदारी की बात करें तो बिम्स्टेक में शामिल है श्रीलंका, भारत भी शामिल है। सार्क में शामिल है श्रीलंका, भारत भी शामिल है। नंबर 18 पर आज इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, जिसमें मूल संरचना सिद्धांत समाहित है? अनुच्छेद 32, 44, 21, 39 का ए। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका आंसर है अनुच्छेद 32। और किसने कहा था ये? डॉक्टर अंबेडकर ने। देखिए, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यानी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। याचिका यानी रिट। वो रिट कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की, कई बार बताई हैं। ठीक है। और ये हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है उन 5 प्रकार की रिट को। देखिए, हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षा उपाय है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस रिट, मैंडेमस रिट यानी परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट यानी प्रोहिबिशन रिट, उत्प्रेषण रिट यानी सर्टियररी, और अधिकार प्रक्षय रिट यानी क्वा वारंटो जारी की जा सकती है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्थिति में इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार तो है, किंतु यह न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये अधिकार सुप्रीम हाई कोर्ट के पास भी है, स्टेट के। यह सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार इस अर्थ में है कि इसके तहत एक पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उनको भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो 5 प्रकार की रिट है इनको निकालने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट निकालता है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्लेंडर लॉरेस अभ्यारण्य का गठन किया गया? यह छोटू सा स्लेंडर लॉरेस भारत का पहला राज्य होगा वो जिसमें स्लेंडर लॉरेस रहेंगे अब। ठीक है। वेस्टर्न घाट में मिलते हैं वैसे तो ये जो है तमिलनाडु है वो राज्य, बी। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने लुप्तप्राय स्लेंडर लॉरेस के लिए कडाबुर फॉरेस्ट रिजर्व में भारत का पहला स्लेंडर लॉरेस अभ्यारण्य को सूचीबद्ध किया है और अभ्यारण्य प्रजातियों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह जो अभ्यारण्य है वो राज्य के करूर और डिंडीगुल जिलों में 11,806 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। स्लेंडर लॉरेस एक छोटा सा रात्रिचर प्राणी है जो आमतौर पर दक्षिणी भारत और श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय झाड़ी और पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है। इनकी 2 प्रजातियां होती हैं। श्रीलंका में जो पाए जाते हैं वो हैं रेड स्लेंडर लॉरेस और भारत में पाए जाते हैं ग्रे स्लेंडर लॉरेस। और यूपीएससी के फेवरेट होते हैं इस तरह के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और किसी भी हिमालय के लिए पूछा जा सकता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। तो सबको देख लें एक बार। देखिए, सिंधु और सतलज के बीच स्थित हिमालय के हिस्से के पारंपरिक रूप से पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता रहा है।
लेकिन इसे पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रीय रूप से कश्मीर और हिमाचल हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और यही तो प्रश्न में था, तो इसका आंसर ए है। और क्या क्या, काली और तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित जो भाग है वो है असम हिमालय के नाम से जाना जाने वाला। तो असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय और पंजाब हिमालय, कुछ भी पूछ सकता है। चारों एक्सप्लेन कर दिए हमने और चारों को याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।